अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का न्यू एडिशनल चैप्टर है ये इस दफा के पीएमडीसी सिलेबस के अंदर। पिछली दफा ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं था, तो जरा देखते हैं पीएमडीसी कौन कौन से टॉपिक रिकमेंड करता है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। ये रहा पीएमडीसी का सिलेबस, जिसमें उसने कहा है बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। सिर्फ इतना सा टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना बेटा। सो बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, इसके अंदर 3 टॉपिक उन्होंने बताया। हाउ बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैन कॉम्बैट हेल्थ प्रॉब्लम बाय प्रोड्यूसिंग वैक्सीन, यानी वैक्सीन के जरिए से कैसे कैसे बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती है। एंड दूसरा कह रहा है कि भाई बायोटेक्नोलॉजीज एंड डिजीज डायग्नोसिस, जिसमें डीएनए प्रोब और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डिस्कस करना है। और फिर उसके बाद इसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट बीमारियों को जो है ट्रीट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट बना रहे हैं या बना चुके हैं। सो इसको हमने पढ़ना है बेटा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, देखो सिंटेक्स बुक से मैं ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत कंसाइज, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, जिसके अंदर पहला है बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्रोड्यूस वैक्सीन टू कॉम्बैट हेल्थ प्रॉब्लम। सो सबसे पहले तो ये समझो, देखो भाई हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, सही है ना, हमारी जो इम्यूनिटी है उसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन आ जाता है, फिर आ जाता है सेकंड लाइन, और फिर आ जाता है आखिर में थर्ड लाइन। अब देखो थर्ड लाइन होता है इनएक्टिव, थर्ड लाइन को जरूरत पड़ती है एक्टिवेट होने की। फर्स्ट और सेकंड हर वक्त एक्टिव होता है, इसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, जबकि थर्ड लाइन कहलाती है अडैप्टिव इम्यूनिटी। सही है। अच्छा, थर्ड लाइन के अंदर पहली बात एक्टिवेशन की नीड है, दूसरी बात सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तीसरी बात इसमें मेमोरी बन जाती है। मेमोरी बन जाती है यानी इसका मतलब है पहली दफा कोई पैथोजन आएगा तो इसको एक्टिवेशन की नीड होगी, अगली दफा के लिए मेमोरी मौजूद है तो मेमोरी सेल्स ही उन पैथोजन को डायरेक्टली मारेंगे, एक्टिवेशन की नीड नहीं होगी। तो द थिंग इज दैट कि भाई जब अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, जब फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन आएगा तो फर्स्ट और सेकंड लाइन उसको मार रहे हो। फर्स्ट लाइन का काम तो है भाई पैथोजन को बॉडी में अंदर आने से रोकना, और सेकंड लाइन उसको किल करता है। तो सेकंड लाइन का एक और काम भी है कि वो थर्ड लाइन की एक्टिवेशन करवाए। तो थर्ड लाइन की एक्टिवेशन होने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। अब जब 5 से 7 दिन लग जाएंगे बेटा तो इस दौरान आप बीमार रहोगे, सही। और फिर थर्ड लाइन एक्टिवेट होगी, वो पैथोजन मारेगा एंड सो ऑन। अब जब अगली दफा वो पैथोजन आएगा, मेमोरी सेल्स पहले से मौजूद है, तो अब थर्ड लाइन की एक्टिवेशन है, 5 से 7 दिन नहीं लगेंगे और वो डायरेक्टली पैथोजन को मारेगा। तो अब आप बीमार नहीं पड़ोगे या बहुत थोड़ा सा बीमार पड़ोगे। तो अब हम क्या करते हैं यार, किसी तरीके से ऐसा किया जाए कि थर्ड लाइन एक्टिवेट हो जाए और हम बीमार भी ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, सेम पैथोजन को वीक करके या उस पैथोजन का कोई छोटा सा टुकड़ा अपनी बॉडी में डाल देते हैं, ताकि भाई ऐसा हो जाए कि हमारी बॉडी जो है उस पैथोजन को, वीक पैथोजन को या उस पैथोजन के सेल के टुकड़े को देख के पहचाने और थर्ड लाइन को एक्टिवेट करवा दे। थर्ड लाइन एक्टिवेट होगा, मेमोरी सेल्स बन जाएंगे, ताकि अब कभी इन फ्यूचर वो रियल में वो पैथोजन आएगा तो मेमोरी सेल थर्ड लाइन की एक्टिवेशन खुद ही करवा देगा। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीन। सही है कि भाई हमने पैथोजन को वीक फॉर्म में या जो है पैथोजन के सेल का कोई टुकड़ा बॉडी में डाल दिया ताकि हमारे थर्ड लाइन एक्टिवेट हो जाए, सही है, मेमोरी सेल्स बन जाए। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसमें क्या बताया गया। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन that provide immunity to particular disease. सही है, it's a biological preparation, यानी एक ऑब्वियसली डोजेज फॉर्म में होती है ना। हम या तो पैथोजन का सेल ले लें या वीक सेल ले लें, या तो फिर उसका कोई छोटा सा टुकड़ा ले लें। अब वो टुकड़ा हो या सेल हो, कुछ भी हो, वो हम एक डोजेज फॉर्म में डालेंगे ना, उसको कोई सोल्यूशन या कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना, तो उसको इस वजह से इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। सो अब क्या होता है, इट कंटेन एंटीजन दैट स्टिमुलेट। अच्छा, एंटीजन इसी को या तो पूरे सेल को या तो फिर इस टुकड़े को ओवरऑल एंटीजन ही कहा जाता है। ये एंटीजन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ये एंटीजन का मतलब होता है, एंटी इज रेफरिंग एंटीबॉडीज, जिन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। सो ये एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जब वो हमारी बॉडी में आएगा दैट इलिसिट और स्टिमुलेट आवर इम्यून रिस्पॉन्स। सही है। सो अब क्या होता है, इट कंटेन एंटीजन दैट स्टिमुलेट बॉडीज इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। सही है ना, देखो यही बात बताई गई है, टू फाइट ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन सच एज वायरस, बैक्टीरिया दैट कॉज डिजीज। तो भाई वैक्सीन आर बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जिसके अंदर एंटीजन मौजूद होती है, ताकि जब वो हमारी बॉडी में आए तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, स्टिमुलेट करे, ताकि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे और जो वो पैथोजन जैसे वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के काम है। अच्छा, इम्यूनिटी का पूरा लेक्चर बना के डाला है मैंने, आप उसको देखोगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। खैर, वैक्सीन आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शन। वैक्सीन को ज्यादातर इंजेक्शन के जरिए से या ओरल रूट के जरिए से लिया जाता है। जैसे इंजेक्शन लगाया ओरल, जैसे मिसाल के तौर पर भाई पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट और रिड्यूस सिवियरिटी ऑफ डिजीज। या तो वो डिजीज होने से ही रोक देगा या तो फिर डिजीज की सिवियरिटी को कम कर देगा। सही है भाई। तो अब जरा देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल रहा है भाई। देखो यहाँ पे बुक में एक टेबल गिवन है, उसमें बताया गया भाई कि ये वैक्सीन जो है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से प्रोड्यूस किया, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सबसे पहले है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी मेड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है भाई, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैंने क्या किया, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका डीएनए निकाला, इस डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगा दिया।
दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ लगा दिया, तो अब वो कैरेक्टरिस्टिक जो इस ऑर्गेनिज्म ए में थी वही कैरेक्टरिस्टिक्स इस ऑर्गेनिज्म बी में भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने दो डीएनए को रिकम्बाइन कर दिया ना, यानी एक अलग डीएनए लगा दिया, रिकॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको हम जेनेटिक्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं, सही है। सो द जेनेटिक्स ऑफ हेपेटाइटिस बी, द जीन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। तो वायरस हेपेटाइटिस बी का जो वायरस होता है, सरफेस एंटीजन इज इन, यानी देखो अब एक वायरस है ना, फॉर एग्जांपल ये हेपेटाइटिस बी वायरस है। अब आपको पता है हेपेटाइटिस बी वायरस की सरफेस पे ऐसे एंटीजन होता है, ये एक इमेजिनरी डायग्राम मैं बना रहा हूँ। तो अब क्या होता है, ये पूरा वायरस है, अब इसके अंदर इसका जीनोम है जो कि डीएनए होता है। अब मैंने क्या किया, इसका जो है इसके जीनोम में से सिर्फ वो जीन निकाला जो इसकी एंटीजन बनाने के लिए चाहिए, यानी पूरा वायरस का जीन नहीं निकाला, सिर्फ वो जीन निकाला, वो डीएनए का टुकड़ा निकाला जो इसके एंटीजन को बना रही। उसको निकालने के बाद मैंने ईस्ट के सेल में इंसर्ट कर दिया, सही है, ईस्ट के सेल में इंसर्ट कर दिया। अब ईस्ट जो है, ईस्ट के सेल में जो मैंने एक नया जीन लगाया है, तो वो क्या बनाएगा, सिर्फ ये एंटीजन बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा। तो अब यही एंटीजन मैं फिल्टर करूंगा, क्या लिखा हुआ है, विच प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीजन, यानी क्या किया, जीन निकाला हेपेटाइटिस बी वायरस में से एंटीजन वाला और उसको ईस्ट सेल में लगा दिया। ईस्ट सेल में लगाने के बाद अब ईस्ट क्या करेगा, वही एंटीजन प्रोड्यूस करेगा लार्ज क्वांटिटी में, और फिर वही एंटीजन जो है उसको मैं प्यूरिफाई करूंगा और वैक्सीन बन जाएगी। और वैक्सीन बनाने के बाद बॉडी में इंसर्ट करूंगा। अब जब मेरी बॉडी में सिर्फ एंटीजन जाएगा, तो ये एंटीजन वायरस तो नहीं है पूरा, तो अब ये वायरस तो नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को लगेगा कि भाई वायरस ने हमला कर दिया, तो बॉडी थर्ड लाइन को एक्टिवेट करेगी। अब ये एंटीजन अकेला, ये वायरस तो नहीं है, ये हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इस तरह से थर्ड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी और मेमोरी सेल्स बन जाएंगे बॉडी में। तो इस तरीके से अब कभी असली में वो पैथोजन, असली में कभी वो आएगा ना वायरस, तो वो हमारी बॉडी को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फिर इसी तरह से एक एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, ये इसको भी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के जरिए से बनाया जाता है, इसकी वैक्सीन को भी, सही है। क्या लिखा था, जीन ऑफ एचपीवी सरफेस प्रोटीन, एचपीवी वायरस के जो सरफेस पे जो प्रोटीन होता है उसका जो जीन होता है वो निकाल के इंसेक्ट सेल, वही काम किया जा रहा है जो हेपेटाइटिस बी में किया गया। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे होस्ट क्या है, ईस्ट है, और यहाँ पे होस्ट क्या है, इंसेक्ट सेल्स है, सही है, विच प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, यानी एचपीवी वायरस में से, एचपीवी से निकाला जीन जो कि सरफेस की प्रोटीन बनाता है और उसको लगा दिया इंसेक्ट सेल में, और इंसेक्ट सेल फिर वो प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन जो है हम प्योरीफाई करेंगे और उसकी वैक्सीन बना लेंगे, सही है। फिर आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस बनाने के लिए बहुत सारी अलग अलग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज किया जाता है। Each year, the WHO identifies prevalent influenza strain and vaccine is produced containing appropriate influenza antigen। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज समझा दूं बेटा, इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा होता है जो हर दफा अपने आप को चेंज कर लेता है, इसलिए हर साल आपको नजला हो जाता है, नजला खांसी होता है ना, फ्लू होता है ना हर साल। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हर दफा, अब पहली आज अगर मुझे फ्लू हुआ, तो अब दोबारा अगर 6 महीने बाद दोबारा हो गया, तो वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि हर दफा वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है, वायरस के अंदर चेंजिंग आ जाती है। तो ये वजह होती है कि भाई वायरस जो अडेप्ट करता है, वायरस के अंदर म्यूटेशन होती है, दैट्स व्हाई वो हर दफा अपने आप को चेंज करता है। और जो है इस वजह से उसकी वैक्सीन जो होती है हर दफा चेंज होती रहती है। तो हर साल जो है डब्ल्यूएचओ क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है और उसको कलेक्ट करने के बाद उसकी वैक्सीन जो है वो जनरेट करता है। सो उसके अंदर हम डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग भी है, मोनोक्लोनल टेक्निक्स भी है, अलग अलग जो है हम उसके अंदर यूज करते हैं। अच्छा भाई, फिर आता है कोविड की वैक्सीन। कोविड की वैक्सीन जो है आपको पता है कि भाई ये कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस एक एनवेलप वायरस होता है और इसकी ऐसे सरफेस पे, इसके एनवेलप पे ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ स्पाइक मौजूद होता है। इस स्पाइक के जरिए से जब ये हमारी बॉडी में आता है ना, तो अपने इसी स्पाइक के जरिए से ये पहचानता है कि कौन से सेल को इसने अटैक करना है। देखो वायरस आ रहा है, बॉडी के किसी सेल को नहीं अटैक कर रहा, सिर्फ लंग्स के सेल को, एल्वियोलाई के सेल्स को अटैक कर रहा है। कैसे पहचानता है ये, इस स्पाइक के जरिए से, सही है। और इसी स्पाइक के जरिए से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इसको पहचानता है, यानी इस स्पाइक के जरिए से रिकॉग्नाइज करके इम्यून के सेल्स भी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सो अगर हम ये स्पाइक निकाल दें, अगर हम ये स्पाइक निकाल के सिर्फ स्पाइक बॉडी में डालें, सिर्फ स्पाइक बॉडी में डालें, तो हमारा इम्यून सिस्टम तो पहचानेगा, थर्ड लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। अब क्योंकि वायरस तो नहीं है ना, सिर्फ स्पाइक है, तो हमारी बॉडी को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि स्पाइक की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और थर्ड लाइन मेमोरी सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही होता है कि भाई कोविड की वैक्सीन किसने, फाइजर एंड बायोएनटेक ने, मॉडर्ना ने, जॉनसन एंड जॉनसन ने, इन लोगों ने, और भी बहुत सारे जो है वैक्सीन थे जिन्होंने बनाया। कैसे, दीज वैक्सीन यूज एमआरएनए टेक्नोलॉजी, एमआरएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से। देखो फर्स्ट ऊपर हेपेटाइटिस बी में क्या किया था, हमने डीएनए निकाला था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो एक सेल है, ये होस्ट का सेल है, होस्ट का सेल है। जब कोविड का वायरस जो है इसने अपना जीनोम इंजेक्ट किया, तो ऑब्वियसली इसका जीनोम प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन बनने से पहले क्या चाहिए होता है, एमआरएनए चाहिए होता है। तो हम वो एमआरएनए निकाल लेते हैं। अब उस एमआरएनए का वो टुकड़ा निकालते हैं जो ये स्पाइक बनाता है, सही है, एमआरएनए का वो टुकड़ा निकालते हैं जो ये स्पाइक बनाता है, और वो टुकड़ा फिर हम क्या करते हैं, होस्ट सेल में डाल देते हैं, और होस्ट सेल फिर जो है ऐसे बहुत सारे स्पाइक बनाना शुरू कर देता है, सही ना। क्या लिखा है, एमआरएनए टेक्नोलॉजी टू इंस्ट्रक्ट टू प्रोड्यूस अ स्पाइक,
प्रोटीन फाउंड इन द सरफेस ऑफ कोरोना वायरस। सही है? समझ आ गई बात? तो हम ये काम कर रहे होते हैं, यानी हमने क्या किया, इस वायरस से एमआरएनए निकाला। इसका वायरस वायरस में तो डीएनए तो होता भी नहीं है कोविड के अंदर, ये तो आरएनए वायरस है। तो जब ये होस्ट सेल में जाके एमआरएनए बनाता है तो वो एमआरएनए निकाल लेता है, और उस एमआरएनए में से वो जीन का हिस्सा, वो न्यूक्लियोटाइड जो स्पाइक बनाने के काम आता है, वो निकाल के किसी दूसरे सेल्स में डालते हैं, और फिर उसके बाद वो फिर क्या बनाने लगता है, स्पाइक्स बनाने लगता है, और फिर हम उसकी कॉपीज बना लेते हैं। इसी तरह से मलेरिया, अच्छा मलेरिया की अभी तक डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, और इसके अंदर जो पोटेंशियल कैंडिडेट है जो मलेरिया की वैक्सीन डेवलप कर रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से कर रहा है। इसके अलावा भाई सनेरियाज वैक्सीन है, जो कि यूज की, जिसमें हम मलेरिया पैरासाइट को वीक करके बॉडी में डाल देते हैं, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज भी यहाँ पे मैंने रखे ताकि आपको कुछ समझ में आए कि भाई इससे एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे। क्या पहला एमसीक्यू है, द कोविड-19 वैक्सीन बाय फाइजर बायोटेक एंड मॉडर्ना रिलाई ऑन एमआरएनए टेक्नोलॉजी। Which of the following best explain the role of mRNA in this vaccine? यानी जो कोविड की वैक्सीन है वो mRNA टेक्नोलॉजी के जरिए से बनाई गई है। अब इसमें mRNA का क्या रोल है भाई? तो ये कहता है mRNA act as an antigen that directly stimulate the immune। नहीं, mRNA तो एंटीजन के जरिए से काम नहीं करता, ये तो नहीं होगा। mRNA integrates into the host genome to provide permanent immunity। नहीं है, ऐसा भी नहीं। mRNA जाके होस्ट जीनोम के साथ थोड़ी बाइंड करता और वो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी प्रोड्यूस करवाता। mRNA encodes viral spike protein which are synthesized by host cell। yes, so mRNA जो है वायरल स्पाइक प्रोटीन को एनकोड करता है, जो कि हमने होस्ट सेल में mRNA, जिस होस्ट सेल में अपना mRNA डाला होता है, वो उस होस्ट सेल में वायरस की प्रोटीन बनाने को एनकोड करता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एचपीवी वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शेयर अ कॉमन फीचर। यानी जो हम एचपीवी की वैक्सीन बना रहे हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बना रहे हैं, उसमें एक कॉमन चीज है इसकी प्रिपरेशन में, और इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट आइडेंटिफाई करता है उस कॉमन फीचर को? बोथ इन्वॉल्व एटेन्यूएटेड वायरस। नहीं, एटेन्यूएटेड वायरस तो हम नहीं डालते बॉडी में। यूटिलाइज ईस्ट सेल टू एक्सप्रेस सरफेस प्रोटीन ऑफ द वायरस। दोनों में देखो, इसमें तो इंसेक्ट के सेल्स के जरिए से हम काम करते हैं, और हेपेटाइटिस बी में ईस्ट के जरिए से काम करते हैं, तो ये भी नहीं है। बोथ रिक्वायर होस्ट सेल टू प्रोड्यूस वैक्सीन। अच्छा, बोथ आर मेड अप ऑफ वीकनिंग द ओरिजिनल पैथोजन। नहीं, देखो ए और सी एक ही बात है। लाइव एटेन्यूएटेड वायरस या वीकनिंग ऑफ ओरिजिनल पैथोजन एक ही बात है, तो इसका मतलब ए और सी दोनों नहीं है, बी भी नहीं है। तो जो इसका पॉसिबल ऑप्शन है वो ये है, बोथ रिक्वायर हो। अब होस्ट सेल स्पेसिफाई नहीं किया गया। द थिंग इज, वैक्सीन के अंदर इंसेक्ट का सेल यूज कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी के अंदर इंसेक्ट यीस्ट का सेल यूज कर रहे हैं, तो दोनों ही होस्ट है ना, तो बोथ रिक्वायर, दोनों को होस्ट चाहिए ताकि वैक्सीन बनाई जा सके, तो उसका सही ऑप्शन है डी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस अगला टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड डिजीज डायग्नोसिस। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी को हम डिजीज डायग्नोसिस में कैसे यूज कर सकते हैं? दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ना है, डीएनए आरएनए प्रोब एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। बायोटेक्नोलॉजी plays a significant role in disease diagnosis through the development and use of various techniques including DNA probe and monoclonal antibody। अच्छा, डीएनए आरएनए प्रोब, these probes are small molecule designed to bind specific डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस इन डिजीज डायग्नोसिस। अच्छा भाई, ये मैं आपको समझा देता हूँ भाई क्या होता है। अब देखो भाई, हम यहाँ कहते हैं डीएनए प्रोब में दो चीजें होती हैं, याद रखना, प्रोब में दो चीजें होती हैं। एक तो डीएनए या आरएनए होगा, दूसरा हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें, इसके लिए हमने कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल या तो फ्लोरेसेंट मटेरियल इसके साथ जोड़ा हुआ होता है। अब जरा पढ़ते हैं इसमें और समझते हैं कि है क्या ये। These probes are used to detect the presence of a specific pathogen। कह रहा है these probes are used to detect presence of a specific pathogen और genetic mutation associated with the certain disease। इस प्रोब के जरिए से हम ये स्पॉट कर सकते हैं कि वाकई में पैथोजन प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर कोई जीन में कोई म्यूटेशन तो नहीं है, ये चीजें स्पॉट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग वायरल इन्फेक्शन, और ये खास तौर पे वायरस इन्फेक्शन के लिए, जैसे एचआईवी की डिटेक्शन के लिए, हेपेटाइटिस बी और सी की डायग्नोसिस के लिए, या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए जरूरी होता है। समझ आ रही बनी? यानी इस प्रोब का यूज बताया गया कि भाई इसको यूज किया जा सकता है डिटेक्ट करने के लिए कि भाई कहीं कोई बॉडी में पैथोजन तो नहीं है, या कोई जीन में कोई म्यूटेशन तो नहीं हुई। तो कौन से पैथोजन को, वायरस को, जैसे कि एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सारे वायरस की डिटेक्शन के लिए ये काम आता है। दीज प्रोब्स आर लेबल्ड विद फ्लोरेसेंट और रेडियो एक्टिव मार्कर। यानी मैंने बताया ना, प्रोब के अंदर दो चीजें होती हैं, डीएनए आरएनए तो होता है, और रेडियो एक्टिव या फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है उसके साथ चिपका हुआ, making it possible to detect their binding with the target DNA sequence। This allow for quick and accurate detection of pathogen and genetic mutation इन क्लिनिकल सैंपल सच एज ब्लड। अच्छा भाई, मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ बेटा। देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये करते हैं बेटा कि फॉर एग्जांपल बेटा, मुझे ये चेक करना है कि भाई ये कि कहीं भाई एक बंदा है, जिससे एक पेशेंट है, मुझे ये चेक करना है कि कहीं इसको कोई एचआईवी का मसला तो नहीं है, एचआईवी वायरस तो नहीं है इसके अंदर।
तो मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एक प्रोब बनाया। अच्छा, ये प्रोब क्या है भाई? ये प्रोब मैंने आपको बताया ना, प्रोब में दो चीजें होती हैं, डीएनए आरएनए होगा। अच्छा, एचआईवी के लिए बना रहा हूँ तो भाई इसमें आरएनए होगा। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे भाई, खैर अब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें डीएनए आरएनए प्रोब जो बनाया है, इसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा होगा। ये प्रोब एग्जैक्टली एचआईवी के वायरस, मुझे पता है भाई एचआईवी के अंदर कौन कौन सा जीन होता है, एचआईवी के अंदर कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है। ये प्रोब एग्जैक्टली होगा कैसा, एचआईवी के जीनोम जैसा। सही है। और इसके अंदर मैंने लगा दिया फ्लोरेसेंट मटेरियल। सही है, फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा दिया। अब मैंने क्या किया, जो मेरा पेशेंट है, सही है, जो मेरा पेशेंट है, उस पेशेंट से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। ब्लड सैंपल, अब आपको पता है कि भाई आरबीसी में तो आपका जो है डीएनए होगा नहीं, तो डब्ल्यूबीसी में से क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी में से जीनोम निकालते हैं। सही है, डब्ल्यूबीसी में से जीनोम निकालते हैं। डब्ल्यूबीसी में से जीनोम निकालने के बाद हम क्या करेंगे भाई, इस जीनोम, ये जो जीनोम होगा, इसको जो है, इसको डीनेचर कर देंगे। सही है, इसको डीनेचर करने का मतलब ये है कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड था, तो मैंने इसको सिंगल स्टैंडर्ड कर दिया। अब ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास ये जो प्रोब मैंने बनाया हुआ जिसके अंदर फ्लोरेसेंट मटेरियल है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। तो जब ऐसा करूंगा तो पता है क्या होगा, जब ऐसा करूंगा तो अगर बेटा एचआईवी का वायरस होगा इसमें, मिसाल के तौर पे भाई एचआईवी के वायरस में आपके पास जो है जीन होता है ए एडिनिन, यूरासेल, गुआनिन, कुछ भी होता। और मैंने जो प्रोब बनाया हुआ था वो इसका ऑपोजिट होता है। क्योंकि भाई मैंने क्या किया था, इसका जो जीनोम था, इसके जीनोम को डीनेचर किया था। इसके जीनोम को डीनेचर किया था। डीनेचर करने का मतलब ये है कि मैंने इसको जो डबल स्टैंडर्ड था उसको तोड़ दिया था। सही है। अब मेरा प्रोब अगर इसके साथ जाके चिपक गया, अब मेरा प्रोब अगर इसके साथ जाके चिपक गया, यानी जो है यूरासेल, एडेनिन, साइटोसिन, इसके साथ जाके अगर चिपक गया, तो इसका मतलब है कि इस डीएनए के अंदर एचआईवी का डीएनए भी मौजूद है। क्योंकि भाई मैंने ये जो प्रोब बनाया था, ये प्रोब मेरा एचआईवी के डीएनए जैसा था, तो ये ह्यूमन के डीएनए में नहीं चिपकना चाहिए था। अगर ये जाके चिपक गया तो इसका मतलब है इस ह्यूमन के डीएनए में, क्योंकि बेटा मैंने इसमें फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया हुआ है, तो ये आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई हाँ भाई यहाँ पे चिपका या नहीं चिपका। सही है ना, ये मैं बहुत आसान तरीके से बताया मैंने आपको। तो अब इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई वाकई में इस बंदे के अंदर एचआईवी का वायरस मौजूद है, एचआईवी का डीएनए मौजूद है। तो ये तरीका होता है बेटा प्रोब के जरिए से फाइंड आउट करने का। सही है भाई, सिंपल तरीका। प्रोब में दो चीजें होती है, डीएनए और आरएनए, उसके साथ मैंने फ्लोरेसेंट और रेडियो एक्टिव मटेरियल लगाता हूँ। और फिर उसके बाद ये प्रोब के अंदर जो डीएनए और आरएनए होता है, अब अगर मुझे एचआईवी की डायग्नोसिस करनी है तो ये डीएनए और आरएनए मैं एचआईवी के हिसाब से बनाऊंगा। अगर एचपीवी की डायग्नोसिस करनी है तो ये डीएनए और आरएनए इसका एचपीवी के हिसाब से बनाऊंगा। और अगर हेपेटाइटिस की तो हेपेटाइटिस के हिसाब से बनाऊंगा। और फिर होस्ट सेल के डीएनए को निकाल के उसको डीनेचर करके उसके साथ ये प्रोब इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। अगर ये प्रोब चिपक गया होस्ट के सेल में, तो इसका मतलब है कि भाई होस्ट सेल में ये वायरस मौजूद था। सही है। अच्छा जी, उसके बाद है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ये लेबोरेटरी में एंटीबॉडीज होती हैं डिजाइन टू बाइंड स्पेसिफिक एंटीजन, यानी लेबोरेटरी में एंटीबॉडीज हैं जो कि स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करती है, सच एज प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन, जैसे कि पैथोजन की सरफेस के साथ या कैंसर की सेल के साथ बाइंड करती है। सही है। इन डिजीज, अब डिजीज डायग्नोसिस में क्या कहते हैं, इन डिजीज डायग्नोसिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट दीज एंटीजेंस इन क्लिनिकल सैंपल्स। भाई क्लिनिकल सैंपल्स का मतलब ये है कि भाई हमने जिस पेशेंट को, अगर हमें शक है कि इस पेशेंट को कोई कैंसर या कोई भी है, तो उसका जो हमने सैंपल कलेक्ट किया दैट इज क्लिनिकल सैंपल। सो हम जो है ये जो एंटीबॉडीज यूज करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि भाई इस क्लिनिकल सैंपल में वो एंटीजन है या नहीं है। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग infectious disease such as tuberculosis, syphilis, Lyme disease। सही, ये सारी डिजीज को डिटेक्ट करने में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज काम, और भी काम होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के, लेकिन ये स्पेसिफिकली हम यहाँ पे अभी इस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। इट इज ऑल्सो यूज इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर वेयर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर इन द ब्लड और टिश्यू सैंपल। सही है। दे आर ऑल्सो यूज इन इमेजिंग टेक्निक सच एज पॉजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी टू डिटेक्ट कैंसर सेल इन द बॉडी। भाई ये भी बिल्कुल सिंपल है कि भाई हमने जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई हुई है, सही है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी असल में हम क्या करते हैं, असल में हम ये करते हैं, देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारे पास जो होती है, ये एक्चुअल में हम किसी स्पेसिफिक जो है ना लिम्फोसाइट से बनाते हैं। सही है। और एक हम जो है उसकी क्लोनिंग करवाते हैं, यानी एक सिंगल, यानी एक होता है पॉलीक्लोनल और एक होता है मोनोक्लोनल। सही है। पॉलीक्लोनल जो होता है उसके अंदर मल्टीपल जो है टाइप की एंटीबॉडीज बनाई जाती है, और मोनोक्लोनल के अंदर सिंगल टाइप की। और हम जब ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, सही है, हम जब ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, मिसाल के तौर पे भाई मैंने कैंसर का सेल ले लिया,
और उस कैंसर के सेल में जो है ना मैंने जो है लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस करवाया और उसने क्या किया, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई और उस एंटीबॉडीज की मैंने क्लोनिंग करवा दी। तो ये जो है ये मेरे पास कहलाएगी, ये टेक्निक मेरे पास कहलाएगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेल स्टिमुलेट हुआ है। और फिर इसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जरिए से आई कैन डिटेक्ट कि भाई बॉडी में वो कैंसर है या नहीं है, कैंसरस है, यानी ये बॉडी का जो सेल है, ये जो क्लिनिकल सैंपल है, ये कैंसरस है या इसके अंदर ये इन्फेक्शस है या नहीं है। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे भाई मुझे ये डिटेक्ट करना है ट्यूबरक्लोसिस, तो मैंने ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो एंटीबॉडीज है वो बनाई हुई है, सही है, बहुत सारी, और उसकी क्लोनिंग कराई हुई है। और मैंने क्लिनिकल सैंपल लिया और क्लिनिकल सैंपल में जो है मैंने चेक करने के लिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करा दी। अगर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उस क्लिनिकल सैंपल के साथ जाकर अटैच हो गई तो इसका मतलब है ये बीमारी है। जैसे यहाँ लिखा है ना, दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस, यहाँ पे लिखा है कि भाई इन डिजीज डायग्नोसिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीजन इन क्लिनिकल सैंपल्स। सही है ना भाई? तो द थिंग इज कि अगर मैंने एक पेशेंट का जो है क्लिनिकल सैंपल लिया है और उसमें अपनी मोनोक्लोनल टीबी के लिए जो मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई हुई थी वो मैंने उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई, और अगर वो एंटीबॉडीज वाकई में उस क्लिनिकल सैंपल्स के सेल्स के साथ जाके चिपकने लगी, उसके साथ कोई रिएक्शन शो किया, तो इसका मतलब अच्छा अब ये चेक कैसे करते हैं, ये डिफरेंट टेक्निक के जरिए, जैसे कि पैट स्कैन के जरिए से, पॉजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी के जरिए से चेक किया जाता है कि भाई मैंने मेरा क्लिनिकल सैंपल था, उसके साथ मैंने ये अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐड करा दी। अभी ऐड कराने के बाद मैंने इसकी पैट स्कैनिंग की, तो मुझे पता चला कि यार यहाँ वाकई में इसके अंदर कोई कलर चेंज आया, जो भी टेक्निक होती है उसके तो मुझे पता चल गया कि भाई वाकई में जो है ये इसके अंदर ये एंटीजन था। तो जब भी तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने रिएक्ट किया है, तो मेरा जो है यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस आई हैं। तो ये तरीका होता है इसका, सही है भाई? तो इससे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज है भाई यहाँ पे, जैसे डीएनए आरएनए प्रोब आर लेबल्ड विद फ्लोरेसेंट और रेडियोएक्टिव मार्कर, द प्राइमरी रीजन फॉर दिस लेबलिंग इज टू। अब भाई बताया गया कि भाई डीएनए और आरएनए को फ्लोरेसेंट या रेडियोएक्टिव मार्कर के साथ लेबल क्यों किया जाता है, क्या रीजन होता है? प्राइमरी, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्रोब इन द होस्ट सेल, नहीं है तो नहीं है। enable detection of probe binding to the target nucleic acid sequence, yes, detection को enable करता है बेटा। So B is the correct option. Which of the following best explain the difference between monoclonal antibodies and DNA probe in disease? भाई अब इनमें कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डिफरेंशिएट कर रहा है? तो डीएनए प्रोब डिटेक्ट प्रोटीन्स विथ मोनोक्लोनल, while monoclonal antibodies detect nucleic acid, ये तो नहीं है। डीएनए प्रोब न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करता है, मोनोक्लोनल प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। डीएनए प्रोब बाइंड्स विथ डीएनए आरएनए सीक्वेंस while monoclonal binds with एंटीजन, ये भी सही है। दिस इज द करेक्ट। अब लेकिन और भी ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ, हो सकता है इससे बेस्ट ऑप्शन हो, बोथ बाइंड विद द डीएनए सीक्वेंस, दोनों डीएनए सीक्वेंस के साथ बाइंड नहीं करते, बोथ बाइंड विद द प्रोटीन है, तो इसका सही ऑप्शन है बी। अच्छा भाई लास्ट हमारा टॉपिक है वो है भाई प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऑब्टेन फॉर यूज इन डिजीज ट्रीटमेंट। तो भाई डिजीज की ट्रीटमेंट में जैसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ट्रीटिंग डिजीज लाइक डायबिटीज। देखो भाई इंसुलिन अब हम कैसे बनाते हैं, इंसुलिन का जो डीएनए है वो हमने बैक्टीरिया के सेल में लगाया हुआ है, और फिर बैक्टीरिया का सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ग्रोथ हार्मोन भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के जरिए से हम ये बहुत जो है ना रिवोल्यूशनाइज्ड थिंग थी। monoclonal antibody, laboratory made antibodies designed to target a specific antigen used for treating disease such as cancer, rheumatoid arthritis। तो ये चीज़ें काम आती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी हमने स्पेसिफिक टारगेट के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाई हुई हैं ताकि वो हम डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकें। वैक्सीन, सही है ना? अभी हमने वैक्सीन का पूरा टॉपिक पढ़ा कि भाई प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, एचपीवी वायरस। फिर है भाई जीन थेरेपी, जीन थेरेपी करने के द डेवलपमेंट ऑफ जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर बाय रिप्लेसिंग और रिपेयरिंग डिफेक्टिव जीन ट्रीटिंग। भाई जैसे मिसाल के तौर पे सिस्टिक फिब्रोसिस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वो सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है, म्यूकस की थिकनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से जो है ना म्यूकस जमा हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और फिर जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस बहुत थिक हो जाता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें होती है भाई इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, हम नया हम जो नॉर्मल जीन होता है वो बना के उस बंदे को एरोसोल स्प्रे, जैसे नेजल स्प्रे होता है ना, जैसे अस्थमा के पेशेंट जो यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए से हम जो है ना वो जीन इंजेक्ट करवा देते हैं। या इससे भी आसान, जैसे एक बीमारी है बेटा एससीआईडी, एससीआईडी सीवियर कंबाइन इम्यून डेफिशिएंसी, ये बिल्कुल एड्स जैसा होता है लेकिन ये इन्फेक्शियस नहीं है। ये अब एक बच्चा पैदा होगा ना उसके अंदर ये एससीआईडी होगी, यानी उसका इम्यून सिस्टम डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो जीन चाहिए होता है वो नहीं होता उस बच्चे में। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे का बोन मैरो निकालते हैं, उस बोन मैरो में वो जीन लगाते हैं और फिर वापस अंदर डाल देते हैं। ये मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये सारी जीन थेरेपी होती है, यानी जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी पेशेंट में उसका जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिपेयर कर दिया जाए या रिप्लेस कर दिया जाए, ये जीन थेरेपी होती है।
फिर उसके बाद स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेम, स्टेम सेल कहते हैं भाई वो सेल जिसमें से प्रोडक्शन हो, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेम है हेमोपोइटिक स्टेम सेल, यानी जो ओरिजिन होता है ना सेल का, उसको हम स्टेम सेल कहते हैं। टू डेवलप थेरेपीज फॉर डिजीज सच एज पार्किंसंस डिजीज, स्टेम सेल हम डेवलप करते हैं ताकि वो डिजीज को ट्रीट किया जा सके, पार्किंसंस डिजीज को, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को, डायबिटीज को ट्रीट करने के, जैसे मिसाल के तौर पे भाई डायबिटीज में बीटा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहाँ पे स्टेम सेल हम लगा के कोशिश करते हैं कि भाई वो स्टेम सेल जो है बीटा सेल जो है वो प्रोड्यूस करे दोबारा। तो इनेबलिंग टारगेट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन, इंप्रूविंग पेशेंट आउटकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जितना पढ़ा दिया इतना काफ़ी, आपको अलग से भी रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स